हाय एवरीवन। आज हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के बारे में पढ़ेंगे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या है। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो होते हैं ये क्या करते हैं कि एल टाइप वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करते हैं। अब हमें पहले ये पता होना चाहिए कि कैल्शियम चैनल्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास वैसे तो 6 टाइप के कैल्शियम चैनल है, पर हम पढ़ते हैं मेनली 4 ही टाइप के हैं जो इंपॉर्टेंट है क्लिनिकली। ठीक है, इसमें हमारे पास सबसे पहले एल टाइप, देन टी टाइप, एन टाइप एंड पी क्यू टाइप। ठीक है, एल टाइप जो कैल्शियम चैनल है वो लॉन्ग लास्टिंग कैल्शियम चैनल इनको बोलते हैं। ये हमारे मसल्स पे, चाहे स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, इन सब पे होंगे। ठीक है, तो जो ये हमारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं वो बेसिकली इन इन कैल्शियम चैनल्स पे वर्क करते हैं, एल टाइप कैल्शियम चैनल पे वर्क करते हैं और इनको ब्लॉक करते हैं जो हमारे मसल्स पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो सीसीबी हैं वो बेसिकली एल टाइप कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करते हैं। देन हमारे पास टी टाइप कैल्शियम चैनल है जो कहाँ पे होते हैं, सीएनएस पे होते हैं, न्यूरॉन्स पे। ठीक है, थैलेमस पे, मतलब सीएनएस पे बेसिकली थैलेमस में होते हैं, सीएनएस में। और कहाँ पे होते हैं, एसए नोड या एबी नोड पे भी होते हैं। ठीक है, अच्छा क्या बोलते हैं इसको, ये क्या करते हैं थैलेमस में, ये क्या करवाते हैं हमें, ये अगर इनकी एक्टिवेशन होती है तो ये हम हमें करवाते हैं एप्सन सीजर। ठीक है, अब फिर है हमारे पास एन टाइप चैनल्स। जो एन टाइप है उनको न्यूरोनल टाइप भी बोलते हैं। ये कहाँ पे होते हैं, ये न्यूरॉन्स पे होते हैं, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स पे बेसिकली होते हैं ये। ठीक है, और ये क्या करते हैं, अगर इनकी स्टिमुलेशन होती है तो ये क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं पेन सेंसेशन। ठीक है, जैसे कि माइग्रेन वाली पेन में। ठीक है, अब मतलब जैसे क्या करते हैं, ये पेन सेंसेशन को बढ़ाते हैं जैसे माइग्रेन में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम अगर माइग्रेन में जैसे हम फ्लूनाराजिन देते हैं, ठीक है, तो वो किसको ब्लॉक करती है, वो एन टाइप कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती है जो पेन सेंसेशंस करवा रहे हैं हम। ठीक है, अब हमारे पास एक है पी क्यू टाइप। पी क्यू टाइप जो होते हैं ये क्या है, ये चैनल्स क्या करते हैं, कैल्शियम चैनल्स न्यूरॉन्स पे क्या करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं किसको, गाबा को। अब क्या होगा, अगर गाबा को इनहिबिट कर दिया तो अगर हम इस चैनल को ब्लॉक करें तो क्या होगा, ये गाबा के रिलीज करवाएंगे, है ना। मतलब पी क्यू टाइप ऐसे तो गाबा को क्या करती हैं, इनहिबिट करके रखती हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमने पी क्यू चैनल को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, तो गाबा का रिलीज बढ़ जाएगा। अब एल टाइप चैनल में तो हमने पढ़ लिया क्या आएंगे हमारे पास जो इसको ब्लॉक करेंगे, वो आएंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। देन हमारे पास जिसमें हमारे पास दो टाइप के हैं, क्या है, डाईहाइड्रो डाईहाइड्रो डाईहाइड्रोपायरिडीन रिसेप्टर्स एंड नॉन डीएचपी रिसेप्टर्स। ठीक, नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन रिसेप्टर। ठीक है, देन हमारे पास क्या है, एन टाइप के लिए नहीं, देन वी हैव टी टाइप के लिए। टी टाइप के लिए हमारे पास कौन से ड्रग्स हैं, इथोसिक्सीमाइड एंड वॉल्परेट। जब आप एपिलेप्सी पढ़ोगे उसमें आप पढ़ोगे कि थैलेमस में हमारे पास जो है वो हमें उससे उसमें जो कैल्शियम चैनल है हमारे पास टी टाइप कैल्शियम चैनल, अगर इनका स्टिमुलेशन होता है तो वहाँ हमें एब्सेंस सीजर होता है, जिसमें जो पेशेंट है वो क्या करेगा, एक जगह पे जो है वो स्टेयर करता रहेगा। ठीक है, और कोई भी उसको ऐसे अटैक नहीं आएंगे फिजिकली, अगर हम बॉडी में उसको देखें तो कोई सीजर वाली एक्टिविटी नहीं है, बट वो क्या करेगा, एक जगह पे जो है वो कंटिन्यूसली स्टेयर करता रहेगा। तो इसके लिए हम इथोसक्सामाइड देते हैं और साथ में हम वॉल्परेट देते हैं। ठीक है, देन वी हैव एन टाइप। एन टाइप में मैंने आपको बताया कि माइग्रेन की पेन जो है, जैसे वो इन कैल्शियम चैनल के स्टिमुलेशन की वजह से होते हैं, तो इसके लिए हम फ्लूनाराजिन देते हैं। ठीक है, अब पी क्यू टाइप जो मैंने बताया इसमें वही, ये गाबा के रिलीज को इनहिबिट करके रखते हैं, लेकिन अगर हम इनको ब्लॉक करते हैं गाबा का रिलीज बढ़ता है। तो कौन से ऐसे न्यूरॉन, कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो गाबा का रिलीज बढ़ाएंगे, जैसे कि गाबा पेंटिन और प्रीगाबलिन। ठीक है, ये क्या करते हैं, इसके पी क्यू टाइप के कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करके रखेंगे। तो दीज आर द टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल। ठीक है, जो हमें पता होने चाहिए थे। अब हमारे पास क्या है, अब हम पढ़ते हैं। अब हमें इस क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या हैं, वो जो एल टाइप कैल्शियम मतलब एल टाइप वोल्टेज गेटेड गेटेड कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करके रखेंगे। ठीक है, अब इन हमें कैल्शियम की एंट्री को रिड्यूस करना क्यों है, ठीक है, इसलिए क्योंकि देखो एल टाइप कैल्शियम चैनल हमारे कार्डिक मसल पे थे, वेस्कुलर स्मॉल मसल्स पे थे जो कि ब्लड वेसल्स पे होंगी। ठीक है,
तो अगर हमने कैल्शियम की एंट्री बंद करवाई, अब कैल्शियम करवाता क्या, जैसे ही कैल्शियम एंटर करता है मसल में तो वो उससे क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है। अगर कैल्शियम की एंट्री हम ब्लॉक कर देंगे, मतलब हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे, ठीक है, जो इसके चैनल को ब्लॉक कर देंगे तो कैल्शियम की एंट्री कम हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ हार्ट पे ही नहीं, देखो ब्लड वेसल्स पे भी, स्मूथ मसल्स है उनमें भी अगर जो कैल्शियम है, ये ब्लड वेसल्स है, ये उनकी क्या है, स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है, अगर इसमें भी जो है वो कैल्शियम जो है उसकी एंट्री क्या होगी, ब्लॉक होगी, तो इसमें भी क्या होगा, ये जो है ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगी, तो हमें क्या होगा, वेजो डायलेशन होगी, ब्लड वेसल की क्या होगी, डायलेशन होगी, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, साथ में मसल की कॉन्ट्रैक्शन ना होने के कारण जो हर्ट है वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, तो जिसके कारण इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, जिसके कारण जो कार्डियक वर्कलोड है वो भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब कैल्शियम इतना इंपॉर्टेंट है क्यों, वही क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जैसे कैल्शियम एंटर करता है ब्रेन में, ये ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करता है हर्ट में, जिसके कारण क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होती है, हमने एक्टिन मायोसिन, ठीक है, वो दोनों क्रॉस लिंक करते हैं, तो वो हमने पहले आपने पढ़ा होगा फिजियोलॉजी में, ठीक है। वैसे स्मूथ मसल्स में क्या होता है, जो कैल्शियम है वो कालमोडुलिन के साथ बाइंड कर जाता है, जिसके कारण क्या है, वो मायोसिन लाइट चेन काइनेज को एक्टिवेट करता है, और ये क्या करता है, फोस्फेट लगा देता है, जिसके कारण क्या कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है ना। तो मतलब बेसिकली जो कैल्शियम है वो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। अब जब कैल्शियम एंटर नहीं करेगा तो मसल जो है वो रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है, हर्ट को इतना वर्क नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, उतना कॉन्ट्रैक्शन नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, स्मूथ, अगर ब्लड वेसल्स में जो स्मूथ मसल्स थी वो रिलैक्स हो जाए तो क्या हो जाएगी, वेजो डायलेशन हो जाएगी। दूसरा है ना, हर्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है लेस फोर्सफुली करेगा, तो हर्ट पे जो वर्कलोड है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये ब्लॉक कर देते हैं एल टाइप कैल्शियम चैनल को, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, कैल्शियम इनफ्लक्स जो है वो कम हो जाएगा। तो हमने बताया हर्ट की जो वो है कॉन्ट्रैक्टिलिटी वो थोड़ी कम होगी, हर्ट रेट कम होगा, एवी कंडक्शन कम होगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होगी, ब्लड वेसल्स पे क्या होगा, उनका डायलेशन होगा, जिसके कारण क्या होगा, पेरिफेरल जो रेजिस्टेंस है वो कम होगी, और दूसरा ब्लड प्रेशर भी कम होगा, ठीक है। अब टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल मैंने बता दी है आपको, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जो एल टाइप कैल्शियम चैनल मैंने आपको बताए, जैसे मैंने आपको 4 टाइप के बताए थे कैल्शियम चैनल, उसमें से जो एल टाइप के कैल्शियम चैनल है ये फर्दर 2 टाइप में डिवाइड होते हैं, जिसमें डाईहाइड्रोपायरिडीन रिसेप्टर्स हैं और नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन वाले हैं, ठीक है। अब देखो, जो डाईहाइड्रोपायरिडीन वाले हैं ये क्या करते हैं, ये बेसिकली हमारे ब्लड वेसल्स पे होते हैं, ओनली ऑन ब्लड वेसल्स, लेकिन जो नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन है वो कहाँ पे होते हैं, ये चैनल्स होते हैं हर्ट पे भी होते हैं और प्लस ब्लड वेसल्स पे भी होते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अगर ये सिर्फ ब्लड वेसल्स पे हैं तो ये डीएचपी वाले, तो ये क्या करेंगे, सिर्फ वेजो डायलेशन में हेल्प करेंगे, तो ये स्ट्रॉन्ग वेजो डायलेशन करवाएंगे। अब देखो, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग वेजोडाइलेशन होगी तो जो बीपी है वो क्या हो जाएगा, सडनली फॉल कर जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा हर्ट है उसमें क्या होगा, मतलब बीपी सडनली फॉल करने के कारण जो ब्रेन है वो क्या करेगा, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करवाएगा, जिसके कारण क्या होगा, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया होने लगेगा, ठीक है, टैकीकार्डिया होने लगेगा। रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया मतलब हर्ट जो है वो बड़ी तेज़ी से हर्ट रेट जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जो ब्लड पंप करने लग जाएगा ब्रेन तक, ताकि ब्रेन तक ज़्यादा ब्लड पहुंचे, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा कि अब हर्ट जो है वो क्या कर रहा है, तेज तेज जो है हर्ट रेट बढ़ रही है, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया के कारण क्या होगा, जो मायोकार्डियल है, ठीक है, जो मायोकार्डियल है उसकी O2 डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब इसके कारण क्या होगा, जो एंजाइना है वो वर्सन हो जाएगा, ठीक है। देखो, इंस्टेड ऑफ मैं आपको समझाती हूँ क्या बात है। देखो, अगर हम डीएचपी देंगे तो क्या होगा, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया होगा, क्योंकि बीपी जो है वो सडनली बिल्कुल फॉल कर जाएगा, ब्रेन के पास कुछ ब्लड नहीं पहुंचेगा, जिसके कारण क्या होगा, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगी, और क्या होगा, हमारा जो हर्ट है वो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया में चला जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि खुद की हर्ट की जो मायोकार्डियल मसल्स हैं वो खुद का, उनका जो ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, वर्क करने के लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा। अब एंजाइना में क्या होता है, हमें अगर हम एंजाइना में हम डीएचपी को कभी नहीं देते, ऐसा क्यों, देखो एंजाइना में ऑलरेडी हमें क्या होता है कि जो ब्लड है
ठीक है, वो कम पहुंचता है हार्ट के पास, ऑलरेडी उसके पास क्या है, ब्लड कम पहुंचता है हार्ट पे, सप्लाई कम हो जाती है, जिसके कारण हमें क्या होता है, पेन होता है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। तो अब इसमें क्या हो रहा है, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया के कारण ऑलरेडी उसकी ऑक्सीजन डिमांड और बढ़ रही है। ठीक है, अभी हम एंजाइना में हम ऑलरेडी सफिशिएंट ब्लड सप्लाई दे ही नहीं पा रहे हैं मसल को, बट रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया के कारण क्या हो रहा है कि और ज़्यादा हमें ब्लड सप्लाई देनी पड़ेगी, जिसके कारण जो एंजाइना जो है वो रिलीव नहीं होता, इंस्टेड वो क्या होता है, वर्स वर्स हो जाता है। ठीक है, तो हम जो ये हैं इसको एंजाइना में कभी नहीं देते डीएचपी को। ठीक है, दूसरा, इनको हम हाइपरटेंशन में देते हैं। ऑब्वियसली ये वेजोडाइलेशन करवा रहे हैं, तो हाइपरटेंशन में क्या होता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। ठीक है, तो ये हम अगर वेजोडाइलेशन करवा रहे हैं तो ये हमें क्या करेंगे, हाइपरटेंशन से रिलीफ दिलवाएंगे, इसलिए हम इनको एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स भी यूज़ करते हैं डीएचपी को। ठीक है, अब हम नॉन डीएचपी के बारे में पढ़ते हैं। जो नॉन डीएचपी है वो कहाँ पे होते हैं, मेनली हार्ट पे होते हैं, पर ब्लड वेसल्स पे भी होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, हार्ट का जो रेट है उसको स्लो करते हैं। कैसे, जो नॉन डीएचपी वाले होते हैं ये जो कैल्शियम चैनल्स हैं ये हमारे पास कहाँ पे होते हैं, ऐसे नोड पे होते हैं और ए बी नोड पे होते हैं। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे जो है वो कैल्शियम की एंट्री को ब्लॉक करेंगे, क्योंकि हम नॉन डीएचपी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे रहे हैं। तो अगर ऐसे नोड पे कैल्शियम की एंट्री कम होगी तो यहाँ पे जो डीपोलराइजेशन है, ठीक है, वो भी क्या होगी, स्लोली होगी, तो जो इम्पल्स जनरेट होगी वो स्लो होगी। ठीक है, सेम एबी नोड में भी जो डीपोलराइजेशन है वो हो ही नहीं पाएगी, कैल्शियम की एंट्री नहीं हुई। ठीक है, कैल्शियम का ब्लॉकेज है तो एंट्री नहीं होगी, तो डीपोलराइजेशन नहीं होगी, जिसके कारण जो इम्पल्स है वो क्या होगी, वो भी क्या होगी, कम जो है जनरेट होगी। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होगा, जो हर्ट है वो क्या करेगा, इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, उसका जो वर्क है, वर्कलोड है उस पर जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, इसलिए इसको हम एंजाइना में देते हैं और एसवीटी में देते हैं। ठीक है, एंजाइना में क्यों, क्योंकि देखो, जैसे हमने इनको दिया नॉन डीएचपी वालों को, इन्होंने क्या किया, कैल्शियम का जो इन्फ्लक्स है, ठीक है, ए बी और एस में कम कर दिया, जिसके कारण मैंने बताया कि इन्होंने क्या किया, इन पे जो है वो इम्पल्स जो बन रही थी पहले इनकी डीपोलराइजेशन के कारण, जैसे कैल्शियम ने इन्फ्लक्स किया तो वो क्या होगी, वो स्लो होगी, तो हर्ट जो है वो क्या करेगा, कम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेस वर्क करना पड़ेगा, तो उसको क्या चाहिए, लेस ऑक्सीजन डिमांड चाहिए, तो इसलिए ये जो है हम एंजाइना में देते हैं, क्योंकि ये वर्कलोड को कम करता है। और हम चाहते ही ये हैं कि एंजाइना में कि वर्कलोड कम हो जाए, ताकि ऑक्सीजन डिमांड और ब्लड सप्लाई टू द हार्ट थोड़ी कम हो जाए, क्योंकि उसमें जो है वो हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही। एसवीटी में क्यों देते हैं, एसवीटी का मतलब क्या होता है, सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। इसमें होता क्या है, देखो नॉर्मली हमारा जो इम्पल्स है वो ऐसे नोड से एवी नोड में जाती है, और एवी नोड से कहाँ जाती है, वेंट्रिकल्स में जाती है। ठीक है, ये नॉर्मल है। लेकिन लेकिन एसवीटी में क्या होता है कि ऐसे नोड से जो इम्पल्स ए बी नोड में गई, क्या होता है, उसके पास दो पाथवे होते हैं, एक स्लो एक फास्ट पाथवे होता है। नॉर्मल पाथवे में तो वो वेंट्रिकल्स के पास जाती है, बट क्या होता है, जो दूसरा पाथवे है, ठीक है, वो क्या करती है, वेंट्रिकल से वो जो है वो इम्पल्स वो री एंटर कर जाती है। ठीक है, फिर से वो कहाँ पे पहुंचती है, ए बी नोड के पास होती है। ऐसे जो है वो क्या चलता रहता है, जो ये है वो एक लूप चलता रहता है, जो मतलब जिस लूप के कारण मतलब एक री एंटरिंग सर्किट चलता रहता है, जिसके कारण क्या होता है, जो इम्पल्स है वो बार बार ए बी नोड को स्टिमुलेट कर रही है, जिसके कारण ए बी नोड बार बार जो है वो इम्पल्स को कहाँ पर फायर कर रहा है, वेंट्रिकल के पास फायर कर रहा है, जिसके कारण क्या होगा कि जो है वेंट्रिकल जो है वो बार बार क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होगा, वर्कलोड बढ़ेगा, है ना, वर्कलोड बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी, तो जो हार्ट बीट है वो क्या हो जाएगी, बड़ी फास्ट हो जाएगी, 100 to 120 बीट्स पर मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसलिए हम एसपीटी में नॉन डीएचपी वाले देते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जो है नॉन डीएचपी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करेंगे, एवी नोड पे क्या करेंगे, कैल्शियम की एंट्री को ब्लॉक करेंगे। अब अगर मतलब अगर री री एंटरिंग सर्किट चला भी, पर एवी नोड के पास इम्पल्स आई भी, बट एवी नोड जो है उसके पास क्या है, मतलब एवी नोड पे जो कैल्शियम चैनल्स हैं वहां से जो कैल्शियम है वो एंटर ही नहीं कर पाएगा, जिसके कारण जो एवी नोड है वो अच्छे से डीपोलराइज ही नहीं हो पाएगा, और जो आगे इम्पल्स वो है वो जनरेट करके भेज ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम एसपीटी में क्या देते हैं, ये डाईहाइड्रोपायरिडीन वाले, नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन वाले कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं। ठीक है, इतना सा समझ आया। अब हम दोनों के कैरेक्टरिस्टिक जल्दी जल्दी पढ़ते हैं।
मैंने बताया जो DHP है वो क्या है, पोटेंट आर्टरी डायलेटर्स है, ये BP को कम करते हैं, इसलिए इनको हाइपरटेंशन में देते हैं। ये लिटिल डायरेक्ट एक्शन, इनका हार्ट पे कुछ कम ही एक्शन होता है, ठीक है। क्लिनिकल यूज हाइपरटेंशन में देंगे, स्टेबल एंजाइना में दे सकते हैं हम इनको, वेजोस्पेस्टिक एंजाइना में भी दे सकते हैं, रेनॉल्ड्स डिजीज और पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज, ठीक है, इन सब में हम इनको देंगे। अब देखो, अब जो नॉन DHP वाले हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम विरापामिल के बारे में बात करते हैं। देखो मेरी बात सुनो, जो DHP वाले हैं इसमें सारे डिपिन्स आते हैं, ठीक है, और जो नॉन DHP वाले हैं इसमें क्या आते हैं, इसमें एक आता है विरापामिल, विरापामिल, और एक आता है डिल्टियाजाम, ठीक है, एक आता है डिल्टियाजाम, ठीक है, डियाजाम। अब मेरी बात सुनो, जो विरापामिल है इसका सबसे ज़्यादा कार्डिक इफेक्ट होता है, मैंने आपको बताया जो नॉन DHP है वो यहाँ वो हर्ट और ब्लड वेसल दोनों पे होते हैं, ठीक है, पर जो विरापामिल है वो मैक्सिमम उसका कार्डिक इफेक्ट है, ये ऐसे नोड को भी ब्लॉक करता है, AV नोड को भी ब्लॉक करता है, इसलिए इसको हम SVT में देते थे, ठीक है, याद आया। इसलिए स्लो रेट स्लो करेगा हार्ट रेट को भी, तो वर्कलोड जो है कार्डिक आउटपुट भी थोड़ी कम होगी, है ना, और वर्कलोड भी थोड़ा कम होगा, जिसके कारण हम इसको एंजाइना में भी देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन डिमांड भी क्या होगी, मायोकार्डियम की कम होगी। अब डिल्टियाजाम जो है उसका इंटरमीडिएट एक्शन है, मतलब हार्ट पे भी होता है, वेसल्स पे भी होता है, इसलिए ये एंजाइना और हाइपरटेंशन दोनों के लिए चल जाता है, ठीक है। इतना तो समझ आया मेरी बात। अब मेरी बात सुनो कि जैसे यहाँ पे लिखा है कि स्टेबल एंजाइना में हम और वेजोस्पेस्टिक एंजाइना में हम इनको दे सकते हैं, है ना, ऐसा लिखा है, लेकिन स्टेबल एंजाइना और वेजोस्पास्टिक एंजाइना में हम ओनली लॉन्ग एक्टिंग DHPs दे सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट एक्टिंग DHP कभी नहीं दे सकते, क्योंकि शॉर्ट एक्टिंग DHP क्या करेंगे, सडन वेजोडाइलेशन कर देंगे, जिसके कारण क्या होगा, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया हो सकता है, और रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया के कारण क्या होगा कि जो मायोकार्डियम है उसकी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी, और जो एंजाइना है वो वर्सन हो जाएगा, आई समझ। इसलिए हम स्टेबल एंजाइना और वेजोस्पास्टिक एंजाइना जो है उसमें ओनली लॉन्ग एक्टिंग DHPs ही दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें जो हमारे पास रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया है, टैकीकार्डिया होगा, वो पोटेंशियली बड़ा ही ज़्यादा कम होगा, ठीक है, कंपेयर टू जो फास्ट एक्टिंग DHPs होते हैं, ठीक है, इसलिए उनको क्या करते हैं, हम एंजाइना में यूज़ नहीं करते हैं। अब मेरी बात सुनो, देखो विरापामिल हार्ट पे ज़्यादा काम करता है, देन ब्लड वेसल, और डिल्टियाजाम हार्ट और ब्लड वेसल दोनों में करता है, इसलिए इसको हम एंजाइना और हाइपरटेंशन दोनों में देते हैं। विरापामिल को बेसिकली SVT में दिया जाता है, ठीक है। हम जो नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन कैल्शियम ब्लॉकर्स हैं, ठीक है, इसमें जो विरापामिल डेल्टेजाम है उनके कॉमन फीचर्स क्या हैं, ये L टाइप कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेंगे, कैल्शियम की एंट्री को रिड्यूस करेंगे कार्डिक मसल्स पे, बेसिकली SA नोड AV नोड, ठीक है, और ये स्लो SA नोड फायरिंग करवाएंगे, स्लो AV नोड फायरिंग करवाएंगे, जिसके कारण क्या होगा कि जो हर्ट है वो कम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसकी मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड भी कम होगी। इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है कि ये तब देते हैं जब हमें हार्ट रेट को कंट्रोल करना है, किसी भी डिजीज़ में अगर हमें हार्ट रेट को कंट्रोल करना है हम तब देंगे, जैसे कि एंजाइना, अगर उसमें हार्ट रेट को हम कंट्रोल ना करेंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी ब्लड सप्लाई बहुत कम है, तो हार्ट अगर ज़्यादा ज़्यादा पम्प करेगा तो उसको और ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए, तो हम हार्ट रेट को अगर कम करेंगे तो वर्कलोड कम होगा, ऑक्सीजन डिमांड भी कम होगी, ठीक है। मेरी बात सुनो, जो विरापामिल है अगर उसको हम केमिकली देखें तो वो फिनाइल एल्काइल अमीन है, ठीक है, इसका मेजर एक्शन मैंने बता दिया, हार्ट पे है, क्या करेगा, हार्ट रेट को कम करेगा, AV नोड को कंडक्शन कम करेगा, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन भी कम करेगा, जिसके कारण इसके जो है वेरी कार्डियो सिलेक्टिव है ये, ठीक है, इसका हम जो मेमोरी ट्रिक आप ऐसे कर सकते हो, वेरा से वेरी कार्डियो सिलेक्टिव, ठीक है, मतलब ये इसके मतलब कॉन्ट्रैक्शन कंडक्शन रेट सब कम कर दिया, तो एंजाइना और SVT दोनों में हम दे सकते हैं। लेकिन इसके इफ़ेक्ट्स देखो, एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ये ब्रैडिकार्डिया कर सकता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, हम इसको कभी भी बीटा ब्लॉकर्स के साथ जो है वो कंबाइन नहीं करते, विरापामिल और डिल्टियाजाम को हम कभी भी बीटा ब्लॉकर्स के साथ कंबाइन नहीं करेंगे, क्योंकि ये खुद भी ब्रैडिकार्डिया करवा रहे हैं, हार्ट रेट को कम करवा रहे हैं, और बीटा ब्लॉकर्स भी क्या करते हैं, बीटा 1 रिसेप्टर्स जो हार्ट पे होते हैं उसको ब्लॉक करके हार्ट रेट को कम करवाते हैं, अगर दोनों को हम एक साथ देंगे तो सिवियर ब्रैडिकार्डिया हो जाएगा, ठीक है, ये क्या करवाते हैं, AV ब्लॉक करवाते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम इनको कभी भी जहाँ पे ऑलरेडी AV ब्लॉक होता है तब वहाँ पे नहीं देते, ठीक है। अब मतलब क्या होता है, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन में नहीं देते, ठीक है, ये हार्ट फेलियर को और वर्स करता है, क्योंकि ये रिड्यूस करता है इजेक्शन फ्रैक्शन को, ठीक है।
हार्ट फेलियर में क्या होता है कि जो हार्ट होता है वो पंप नहीं कर पा रहा होता है ब्लड बाकी ऑर्गन्स को, ठीक है। अब यहाँ पे हम हार्ट रेट, कंट्रक्शन और कंडक्शन सब कम कर रहे हैं, तो यहाँ पे और भी इजेक्शन फ्रैक्शन, जो हमारा ब्लड है जो कॉन्ट्रैक्ट होगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से, मतलब जो हमारा हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा जिस ब्लड को, ठीक है, और ऑर्गन्स तक पहुंचाएगा, तो वहाँ पे ऑलरेडी ही जो कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है, क्योंकि हम हार्ट रेट, कॉन्ट्रैक्शन और कंडक्शन सबको कम कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको हार्ट फेलियर में नहीं देते। हाइपोटेंशन करवा सकता है क्योंकि ये क्या करता है कि बीपी को भी कम करवाता है, ठीक है, मतलब डेल्टी एग्जाम बेसिकली। अब जीआईटी में देखते हैं, इसका कॉन्स्टिपेशन इसका मोस्ट कॉमन एक साइड इफेक्ट है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, और क्या हो सकता है, एडीमा करवा सकता है, ये डिजीनेस करवा सकता है, जिंजिवल हाइपरप्लेजिया करवा सकता है, ये थोड़ा रेयर है। अगर हम थोड़ा एग्जाम्पल देखें इसमें, हम ये याद रख सकते हैं, जो विरापामिल है वो एक सबसे मोस्ट कॉमन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जो कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड है, ठीक है। अब जो विरापामिल है वो क्या करता है, वो CYP3A4 एंजाइम को भी इनहिबिट करता है और प्री ग्लाइकोप्रोटीन को भी इनहिबिट करता है। अब जिन भी ड्रग्स की जो मेटाबॉलिज्म है CYP3A4 एंजाइम के थ्रू होती है, उन सब का क्या होगा, उन सब की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। अगर विरापामिन हमने दिया क्योंकि उसने इसको इनहिबिट कर दिया, तो ये उनका मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएगा, जिसके कारण उनके ब्लड्स जो हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, जो उनके लेवल्स हैं उन ड्रग्स के लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाएंगे, तो उनकी टॉक्सिसिटी हो सकती है, ठीक है। अब उसके बाद जैसे कि थियोफाइलिन, वारफरिन, डिजॉक्सिन, साइक्लोस्पोरिन एटसेट्रा, ठीक है। अच्छा, ये क्या करता है, पी ग्लाइकोप्रोटीन की भी क्या करता है, इसको भी इनहिबिट करता है, जिसके कारण क्या होता है, जो पी ग्लाइकोप्रोटीन है वो क्या करता है, वो मेटाबॉलिज्म कराता है डिजॉक्सिन का, ठीक है, उसको डिग्रेड करता है बेसिकली। अगर डिजॉक्सिन जो है अगर पी ग्लाइकोप्रोटीन इनहिबिट हो, विरापामिल दिया और ये इनहिबिट हो गया, तो डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास इसके साइड इफेक्ट्स मैंने आपको बता दिए, अगर वही कॉन्स्टिपेशन और साथ में सेरिब्रल वेजोडाइलेशन के कारण ये हेडेक भी करवाता है, ठीक है। अब देखो, अब हमने इतना सा पढ़ लिया, ठीक है। अब हम डिल्टी एग्जाम के बारे में पढ़ते हैं, जो हार्ट और ब्लड वेसल दोनों पे काम करता है, इसलिए हम इसको किस पे, ब्लड वेसल के काम करने वेजोडाइलेशन करता, और हम इसको हाइपरटेंशन में भी दे सकते हैं, और हार्ट पे काम करके हम इसको एंजाइना में भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हार्ट रेट वेल प्रोड्यूसिंग मॉडरेट वेजोडाइलेशन, इसके वही स्टेबल एंजाइना, वेजोस्पास्टिक एंजाइना, हाइपरटेंशन में भी दे सकते हैं, सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में भी इसको दे सकते हैं। अब एंजाइना में इसको क्यों प्रेफर करते हैं, इसलिए क्योंकि ये हार्ट रेट को कम कर रहा है, जिसके कारण मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड कम हो रही है, कोरोनरी आर्टरीज भी डायलेट हो रही है, जिसके कारण ब्लड तो सफिशिएंट पहुंचेगा ही, बेटर ऑक्सीजन सप्लाई भी पहुंचेगी और लेस चेस्ट पेन होगी, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ड्रग इंट्रैक्शन मैंने आपको बता दी, बीटा ब्लॉकर्स को हम कभी भी इनके साथ कंबाइन नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों क्या करते हैं, ऑलरेडी ये जो है ब्रेडिकार्डिया करवाते हैं, लेकिन अगर हम बीटा ब्लॉकर्स के साथ देंगे, बीटा ब्लॉकर्स भी खुद भी वो क्या करवाते हैं, ब्रेडिकार्डिया करवाते हैं, तो कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो जाएगा, जिसके कारण कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। तो बीटा ब्लॉकर और वेरापामिल जो है वो डेंजरस कॉम्बिनेशन है, ये हम कभी। तो अब हम डिपिन्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि डीएचपी टाइप के हम डिपिन्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्या है, डीएचपी टाइप के कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड डाईहाइड्रोपायरिडीन टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। इसमें क्या होगा, ये बेसिकली ब्लड वेसल्स पे होंगे, आर्टरीज पे होंगे, जो क्या करेंगे, वहाँ पे उनकी वेजोडाइलेशन करवाएंगे, इसलिए हम इनको किस में देंगे, हाइपरटेंशन में देंगे। जैसे हमने पढ़ा एसवीटी में हम विरापामिल को देते हैं, स्टेबल एंजाइना हम गिल्टियाजम को देते हैं। वैसे हाइपरटेंशन या पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज में रेनॉल्ड्स डिजीज आ जाएगी, या फिर पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन या वेजोस्पेस्टिक एंजाइना, जिसमें क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी की कॉन्स्ट्रिक्शन हुई होती है, तो इजीली जो है और अच्छे से जो है ब्लड जो है वो हार्ट तक नहीं पहुंचता, ब्लड सप्लाई कम है, ठीक है, जिसके कारण क्या है, हार्ट में मतलब ब्लड जो हार्ट तक कम पहुंच रहा है, जिसके कारण हमें पेन होती है, तो वहाँ पे हम इसको दे सकते हैं, क्योंकि ये क्या कर पाएगा, वेजो डायलेशन करवा देगा। अब इसमें हम देखते हैं कौन कौन से ड्रग है हमारे पास, निफिडिपिन है, निकाडिपिन है, निमोडिपिन है, फिलोडिपिन है, निट्रिडिपिन है, एम्लोडिपिन है, ठीक है। अब निफिडिपिन से स्टार्ट करते हैं, निफिडिपिन को हम ओरली देते हैं। पहले अगर देखे जाए, पहले की प्रेपरेशन जो थी उनमें क्या होता है कि सडन एब्जॉर्प्शन हो जाती थी निफिडिपिन की, जिसके कारण सडनली वेजोडाइलेशन हो जाती थी। अगर वेजोडाइलेशन सडनली हो जाएगी तो बीपी जो है एकदम से फॉल कर जाएगा, तो हमारे ब्रेन को क्या सिग्नल मिलेगा,
कि बीपी बिल्कुल कम हो गया, ठीक है, ब्लड सप्लाई बिल्कुल कम हो गया ब्रेन में, तो भी रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया हो जाएगा, है ना। इसके कारण क्या होगा, O2 डिमांड बढ़ जाएगी और एंजाइना और MI होने के रिस्क बढ़ जाएंगे। इसलिए हमने इसकी सस्टेन्ड प्रिपरेशंस बनाई जहाँ पे जो स्लो रिलीज हो, स्लो एब्जॉर्प्शन होगी इसकी, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ कि अगर स्लो एब्जॉर्प्शन हुई, स्लो और ग्रेजुअल एब्जॉर्प्शन हुई, तो हमें स्लो वेजोडाइलेशन देखने को मिलेगी, जिसके कारण क्या होगा, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया होने के चांसेस कम हो जाएंगे, तो हम इसको लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन में दे सकते हैं। फिर बाद में हमने इसके क्या, सबलिंगुअल और IV रूट से भी हमने इसको देना स्टार्ट किया, ताकि हम इसको क्या, हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज में हम इनको दे सकें। अब देखो इसका साइड इफेक्ट क्या है, ये मार्क्ड हाइपोटेंशन करवाता है, ये इसका साइड इफेक्ट है निफेडिपिन का, ठीक है। अब देखो हम निफेडिपिन को बीटा ब्लॉकर्स के साथ क्या करते हैं, इसको हम बीटा ब्लॉकर्स के साथ कंबाइन कर देते हैं, क्योंकि ताकि रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया जो है इसको क्या करे, ये प्रिवेंट कर सके, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं निकार्डिपिन के बारे में। निकार्डिपिन जो है ये सबसे लॉन्गेस्ट IV ड्रग होता है, ठीक है, इसलिए हम इसको हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज में दे सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं निमोडिपिन के बारे में। निमोडिपिन जो होता है ये क्या करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर्स जो हैं, ठीक है, उसको क्या करता है, क्रॉस कर जाता है, जिसके कारण ये क्या करता है, जो सेरिब्रल आर्टरी है उनकी वेजोडाइलेशन करवाएगा। अब अगर सेरिब्रल आर्टरी का वेजोडाइलेशन होगा तो हम ये उसमें दे सकते हैं उन कंडीशन में जहाँ पे सेरिब्रल आर्टरी का वेजोस्पैज्म हो, यहाँ सेरिब्रल वेजोस्पैज्म हो, ठीक है, तो इसलिए इसको सेरिब्रो सेलेक्टिव CCB भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नीमोडिपिन के बारे में। जो नीमोडिपिन है, मैंने नीमोडिपिन के बारे में बता दिया आपको। अब हम पढ़ते हैं फिलोडिपिन के बारे में। फिलोडिपिन क्या है, ये सस्टेन रिलीज प्रेपरेशन है, मतलब यहाँ पे एकदम से जो है वो ये रिलीज नहीं होता, ये धीरे धीरे रिलीज होगा, तो इसमें रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। देन हमारे पास नाइट्रिन डिपिन है, जो क्या करता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड की जो सिंथेसिस है उसको बढ़ा देता है। अब हमें पता है जो नाइट्रिक ऑक्साइड की अगर सिंथेसिस बढ़ाएगा तो इसका क्या है, एंटी एंटी एथेरोस्क्लेरोटिक एक्शन है, ठीक है। अब हमारे पास एम्लोडिपिन बच गया एक, ठीक है। एम्लोडिपिन क्या होता है, ये लॉन्गेस्ट एक्टिंग ओरल ड्रग है। IV लॉन्गेस्ट एक्टिंग क्या था, निकार्डिपिन, और ओरल सबसे ज़्यादा एम्लोडिपिन, ठीक है। अब इसका लीस्ट रिस्क होता है रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया करने का, ठीक है। लॉन्गेस्ट एक्टिंग है, धीरे धीरे निकलेगा, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया इसलिए नहीं करेगा क्योंकि एकदम से रिलीज नहीं होगा, ठीक है। इसका लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, सबसे ज़्यादा टिश्यूज़ में हमें डिस्ट्रीब्यूशन इसका मिलेगा। ये रीनल और लीवर सेफ भी है, तो इस और साथ में जो ये है हमारे पास एम्लोडिपिन, ये लीस्ट इंटरफेयर करेगा किसके साथ, CYP3A4 एंजाइम के साथ, जिसके कारण इसकी लीस्ट ड्रग इंट्रैक्शन होगी, और ये क्या, लॉन्ग टर्म हम ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन में इसको दे सकते हैं, ठीक है। तो ड्रग ऑफ चॉइस अगर लॉन्ग टर्म हम हाइपरटेंशन में देंगे तो वो ये है कि ये लॉन्गेस्ट एक्टिंग भी है, लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। अच्छा, और हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के लिए, ये किसके लिए, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा सेरिब्रल वेजोस्पाज्म जो है उसमें हम ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, निमोडिपिन। ये किसमें, सेरिब्रल वेजोस्पैज्म, ठीक है, इसका ड्रग ऑफ चॉइस है, ओके। तो अब देखो, अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। डिपिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी हम देखें, अगर इसमें क्या होता है, हेडेक होता है, क्योंकि अगर ये सेरिब्रल आर्टरी की जो ब्लड वेसल है या फिर सेरिब्रल ब्लड वेसल है उनकी डायलेशन करवाएगा, तो क्या हो जाएगा, हमें हेडेक होगी, ठीक है। दूसरा कि यूरिनरी रिटेंशन करवा सकता है, क्यों, क्योंकि जैसे ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, अब जो ये वाले कैल्शियम चैनल होते हैं, ठीक है, ये कहाँ पे होता है, यूरिनरी ब्लैडर पे भी होते हैं, तो जो डेट्रोसर मसल्स हैं, ठीक है, अगर वहाँ पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो हैं वो ब्लॉक जो है वो अगर हमें दी है तो वहाँ कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो जाएंगे, कैल्शियम एंटर नहीं कर पाएगा, तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, रिलैक्सेशन हो जाएगी, जिसके कारण हमें यूरिनरी रिटेंशन दिखेगा, ठीक है, यूरिनरी रिटेंशन। देन हमारे पास क्या है, फ्लशिंग दिख सकती है, क्योंकि ये भी ब्लड वेसल की डायलेशन के कारण क्या होता है, फ्लशिंग दिखती है, ठीक है। स्किन और मतलब स्किन की जो आर्टरी डायलेशन के कारण दिखती है ये हमें रेडनेस, ठीक है।
ओडीमा दिख सकता है। अगर ब्लड वेसल्स डायलेट करती हैं तो जो प्लाज्मा उनमें से लीक होने लग जाता है, जिस कारण इसकी मोस्ट स्पेसिफिक हमें एंकल एडिमा दिखता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, वीपी को भी कम करता है, क्योंकि और इससे हाइपोटेंशन हो सकती है। दे इसलिए दिया ना हम हाइपोटेंशन में, पर अगर सीवियर हो गया तो हाइपोटेंशन हो सकती है। हम इनको साथ में GERD में भी देंगे, कॉन्स्टिपेशन में भी देंगे। ठीक है, फिर कॉन्स्टिपेशन में ये क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे इंटेस्टाइन में मसल्स को। अब देखो, अगर किसी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से टॉक्सिसिटी हो जाती है, ठीक है, तो हम क्या देंगे, अब कैल्शियम की ब्लॉकेज हो रही है, कैल्शियम कम है, तो हम कैल्शियम ही देंगे, तो कैल्शियम ग्लूकोनेट दे देंगे। अब हम बीटा ब्लॉकर्स को, और अगर हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को देखें तो हम कैल्शियम चैनल को ज़्यादा बीटा ब्लॉकर से ओवर, मतलब हम इनको ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं ओवर बीटा ब्लॉकर्स, क्यों? कैल्शियम चैनल ब्रैडिकार्डिया करवाते हैं, राइट, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो भी चीज़ें थी, ब्रैडिकार्डिया क्यों करवाया, बीटा ब्लॉकर्स पे ब्रैडिकार्डिया करवाते हैं, क्योंकि बीटा वन रिसेप्टर्स जो होते हैं हार्ट पे, उनको क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जिनके कारण क्या होता है, हार्ट रेट कम हो जाती है। अब दोनों ब्रैडिकार्डिया करवा रहे हैं, लेकिन बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं, ये और भी इनके रिसेप्टर जैसे ब्रोंकस पे भी होते हैं, तो बीटा ब्लॉकर्स देंगे तो ब्रोंकस की जो है कंस्ट्रिक्शन के कारण एस्मा के पेशेंट्स में ये कॉम्प्लिकेशंस करवा सकते हैं। ठीक है, नहीं दे सकते, वहाँ हम सीसीपी दे सकते हैं। जैसे हम रेनॉल्ड डिजीज़ है, वहाँ पे जो है पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ है, ये यहाँ पे भी क्या होता है, जो बीटा टू रिसेप्टर्स होते हैं वो ब्लड वेसल्स पे, जो जैसे अगर ब्लड वेसल्स हैं जिन पे बीटा टू रिसेप्टर्स है, अगर हम बीटा ब्लॉकर्स देंगे तो वो क्या कर देंगे, बीटा ब्लॉकर्स क्या करेंगे, उसके वहाँ पे वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा देंगे। तो रेनॉल्ड डिजीज़ में तो ये खराब है ये चीज़। वैसे हम सीसीपी में अगर हम दें तो क्या होगा, सीसीपी तो बेसोडाइलेशन करवाते हैं, तो हम रेनॉल्ड डिजीज़ में दे सकते हैं, एस्मा में दे सकते हैं, इवन डायबिटीज़ मेलाइटस में भी हम ये दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम बीटा ब्लॉकर देंगे तो बीटा टू रिसेप्टर्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा डायबिटीज़ में, कि ये क्या करेंगे, जो इंसुलिन है उसकी सिक्रीशन को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स। तो सीसीबी में ऐसा कोई चीज़ नहीं है, तो सीसीबी जो है वो हम 3 चीज़ों में दे सकते हैं आराम से, क्या क्या, एस्मा में दे सकते हैं, फिर हम रेनॉल्ड्स में दे सकते हैं, और हम किस में दे सकते हैं साथ में, डायबिटीज मेलाइटस में दे सकते हैं। ठीक है, और इन तीनों जगह पे हम बीटा ब्लॉकर्स नहीं दे सकते। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।